हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट है, भारत में रेडियो और सिनेमा एक सामाजिक इतिहास, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। ये बीए प्रोग्राम स्टूडेंट सेमेस्टर जो 6 के उनके लिए वीडियो होने जा रही है और ये ड्यू ऐसे रेगुलर एनसीबी सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए वीडियो हो सकती है इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा, इस सबसे पहले हम बात करें कि जो इसमें हमने 20 क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। पूरे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को तैयार किया गया और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, जिसमें से आप 4 क्वेश्चन अटेंड करके पास आउट हो सकते हैं। और इसमें पता है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हमने बता रखे हैं, जैसे कि 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइप से लिखा है। अगर वो आप 10 क्वेश्चन भी करते हैं ना, तो उसको अकॉर्डिंग आपके पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, तो उससे आप 4 क्वेश्चन करके पास हो सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने इससे पहले क्लासेस में करा चुकी है। ये क्लासेस जो हमारी होने जा रही है क्लासेस 4 है। इससे पहले की 3rd क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप उन सभी वीडियो को जरूर देखिएगा एक बार। तो ये क्वेश्चन हमने करा चुके हैं। देखिएगा, इसमें जो आपकी यूनिट सेकंड है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन लेंगे और आपकी कोशिश करेंगे कि जो यूनिट सेकंड है वो आपका कंप्लीट हो जाए एक ही वीडियो के अकॉर्डिंग। उसमें 4 क्वेश्चन बनते, 4 में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा यूनिट सेकंड के अकॉर्डिंग। तो ये रहा आपका, देख सकते हैं यूनिट है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, देखिए क्या पूछा जा रहा है। आकाशवाणी से आप क्या समझते हैं? आकाशवाणी के अन्य सेवा, आकाशवाणी के कार्यक्रम, योजना एवं निर्माण का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको आकाशवाणी के बारे में पता होना चाहिए, क्या होता है, इसका विस्तार कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे हुआ, योजना इसकी क्या क्या बनी थी, तो इसके बारे में। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा, ये आपके सामने। आकाशवाणी पर संगीत के संचलन के संदर्भ में प्रथम निवेशित सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में बीबी केशवर द्वारा अपनाई गई नीति का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन ये था इसका। फिर इसमें 3rd क्वेश्चन जो आपका बनेगा, क्वेश्चन नंबर ये 9 है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन 4 बनेगा। तो कोशिश करा जाएगा कि चारों क्वेश्चन को आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो देखिए, चारों में से आपका जो यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो चारों में से सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो मतलब चारों में से कोई सा भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 या 8 था उसको अकॉर्डिंग हम स्टार्टिंग करते हैं 7 से। तो गाइस, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया, क्वेश्चन पता चल गया क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। चलिए आंसर की बात की जाए तो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो आकाशवाणी से आप क्या समझते हैं। आप उससे या ये आ सकते हैं पेपर में किसे कहते हैं, तो वो या क्या समझते हैं, तो ये आपको लिखने होंगे पॉइंट। तो आंसर देखिए, आकाशवाणी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है आकाश से सुनाई देने वाली वाणी, ध्वनि या आवाज जिससे उत्पन्न संदेश पूर्णतः सत्य हो। मतलब कि देखो, जो आकाशवाणी क्या है, तो संस्कृत है ना, जो उसका शब्द है उसके इस्तेमाल से बना है, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, आकाश का मतलब है सुनाई देने वाली वाणी। मतलब जो वॉइस होती है ना, ध्वनि होती है ना, आवाज होती है ना, वो उत्पन्न होती है किससे? आकाश से। और उसके अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं पूर्णतः सत्य होती है। मतलब एकदम सही बात की जाती है, कोई भी गलत चीजें नहीं होती उसमें। इसी तरह भारतीय रेडियो आकाशवाणी विशेष यंत्रों के द्वारा ध्वनि तरंगों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित करने वाली संस्था है। तो देखिए, इसी टाइप से आप ये कह सकते हैं, जो आकाशवाणी क्या है, रेडियो के जो माध्यम से आप कह सकते हैं बहुत सी चीज़ें, ध्वनियाँ जो तरंगे होती है आपके अकॉर्डिंग प्रसारित की जाती है, वो कार्यक्रम के अकॉर्डिंग एक संस्था के रूप में देखा जाता है, ठीक है। जो अपने श्रोताओं तक सही और सटीक सूचनाओं को पहुंचाते हैं। मतलब कि जो श्रोता, मतलब कि जैसे कि आप सुनते हैं रेडियो को, वो एकदम सही जानकारी आप तक पहुंचाने का कार्य करती है। वह सकते हैं कि ये जनसंचार का एक माध्यम है। आप ये कह भी सकते हैं कि क्या ये जनसंचार का एक माध्यम है। जैसे जनसंचार के अकॉर्डिंग और भी माध्यम है, जो इंटरनेट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सअप, इंस्टा, ये सभी माध्यम ही होते हैं, ठीक है। जिसके माध्यम से एक ही समय में देश विदेश के कोने कोने तक अपने श्रोताओं तक रेडियो द्वारा पहुंच जाता है। मतलब कि कह सकते हैं कि जो ये जनसंचार का माध्यम है, इसके द्वारा ये होता है ना, जो रेडियो द्वारा कि आप कोई भी सूचना होती है, कोई भी नेटवर्क होता है देश विदेश में, एक ही स्थान पर एक ही समय में कई लोगों तक आप श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं रेडियो द्वारा, ठीक है।
इसका नेटवर्क जाल सिर्फ भारत देश तक ही सीमित नहीं बल्कि देश विदेश में भी फैला हुआ है। ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ जो सोशल मीडिया का यूज़ सिर्फ भारत देश में किया जा रहा है, प्लस देश विदेश हर देश में हर कोने कोने में इसका यूज देखने को मिलेगा। जो हिंदी अंग्रेजी भाषा की क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित होती है। और ये भी आपको याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको हिंदी या अंग्रेजी में भी आपको देखने को मिले रेडियो के अकॉर्डिंग कोई भी सूचना प्राप्त। ये अलग अलग जो क्षेत्रीय भाषा होती है, विदेशों में भी अलग उनकी भाषा होती है, उनके अकॉर्डिंग भी पूरे विश्व में प्रसारित की जाती है। मतलब पूरे विश्व में इसका उत्पन्न होता है, इसके बारे में जानकारी दी जाती है, इसको पूरा लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट था जो आप कह सकते हैं आकाशवाणी से आप क्या समझते हैं। तो इसमें वही आपको बताना है कि रेडियो के बारे में कि रेडियो से हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, प्लस ये पूरे विश्व में कैसे फैल चुका है और ये लोकप्रिय कैसे प्राप्त की जा रही है। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आकाशवाणी की प्रसारण सेवा, मतलब कि पूरे विश्व में जो आकाशवाणी है कैसे फैल चुका है, तो उसको अकॉर्डिंग आपको बताना है। देखिए, आकाशवाणी द्वारा 3 स्तरों पर कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। तो मतलब 3 तरीके हैं जिसके अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं कि जो आकाशवाणी द्वारा जो रेडियो का कार्यक्रम है उसको प्रसारित पूरे विश्व में कर सकते हैं। एक तो है राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय, ये 3 प्रकार होते हैं। तीनों के बारे में एक एक करके भी देखेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त विभिन्न विज्ञापन प्रसारण सेवा, एफएम चैनल तथा विदेशी प्रसारण सेवा उपलब्ध है। ये 3 तो है ही इम्पोर्टेंट। इसके अलावा भी अगर आप देखना चाहें तो जो विज्ञापन होती है, एफएम होती है, चैनल, उनके द्वारा भी मतलब जो विदेशों में जो सेवा है उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट है इसका राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। राष्ट्रीय प्रसारण सेवा राष्ट्रीय जीवन के प्रमुख परिदृश्य को प्रतिबिंबित करने का प्रयास कर रहा है। यह से संगीत, न्यूज, रील, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, उच्चारित शब्द, कार्यक्रम तथा अन्य सामयिक विषयों पर कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित किए जाते हैं। तो देखिए, जो राष्ट्रीय प्रसारण सेवा इसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि जो इसमें आप संगीत को अकॉर्डिंग देख सकते हैं, न्यूज देख सकते हैं, रील देख सकते हैं, जो हिंदी अंग्रेजी भाषा में समाचार देख सकते हैं, इन सभी विषयों के जो कार्यक्रम है ना पूरे विश्व में फैलाए जा रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रीय तथा स्थानीय सेवाओं के अनुपूरक के रूप में इसका आरंभ 18 मई 1988 में किया गया। मतलब देखा जाए तो जो क्षेत्रीय जो स्थानीय होती ना, उसके अकॉर्डिंग जो आप कह सकते हैं राष्ट्रीय प्रसारण की जो स्थापना कब की गई थी, तो 18 मई 1988 में। ठीक है, डेट याद रखना है। आमतौर पर इसके श्रोता कारखानों में रात की पाली में काम करने वाले मजदूर, राजमार्ग तट पर परिवहन सेवा जैसे ट्रक आदि चलाने वाले ड्राइवर को पूरी रात अध्ययन करने वाले छात्र छात्राएं होती है। मतलब देखो, जो इसका जो प्रयोग के अकॉर्डिंग किया जाए तो जैसे कि रात में कोई काम करता है तो उसको अकॉर्डिंग म्यूजिक चालू करके सुनता रहता है और काम करता रहता है। ट्रक ड्राइवर होते हैं वो सब म्यूजिक चालू करके रात भर चलाते हैं, ये सब का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है देखिए, क्षेत्रीय प्रसारण सेवा। आकाशवाणी के 100 से अधिक अलग अलग केंद्रों में क्षेत्रीय प्रसारण सेवा के अंतर्गत कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं जो आकाशवाणी है इसके द्वारा ना मतलब कि अलग अलग चीज़ों मतलब अलग अलग देश में मतलब 100 से भी ज़्यादा जो केंद्र बनाए गए जिसके द्वारा आप कह सकते हैं इसका प्रसारित किया जाता है, इसके कार्यक्रम को दिखाया जाता है। ये कार्यक्रम क्षेत्र के विशेष की आवश्यकता एवं रुचि के अनुरूप होते हैं। मतलब कि जिस क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो कार्यक्रम दिखाना चाहिए उनके रुचि के अकॉर्डिंग ही दिखाया जाता है। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि यहाँ के अधिकतर कार्यक्रम क्षेत्र के विशेष की भाषा में ही, ताकि श्रोता से आत्मीय संबंध स्थापित करने में आसानी हो। मतलब ये भी देखो बात ध्यान दी जाती है कि जिस भी क्षेत्र में जो भी चीज़ें हम चला रहे हैं, कार्यक्रम चला रहे हैं, उसको अकॉर्डिंग वहाँ के जो लोग हैं उनकी भाषा के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज होगी ना उसको अकॉर्डिंग उनकी आत्मा को छू सकेगी, उनको समझ आ सकेगा। ठीक है, यहाँ के प्रसारणों में समाचारों विषयों के साथ साथ ऐसे कार्यक्रम सम्मिलित होते हैं जिससे वहाँ का जीवन और संस्कृति झलकती हो। और देखो जो आप कह सकते हैं समाचार के अकॉर्डिंग ऐसे भी विषय ऐसे भी कार्यक्रम वहाँ पर शामिल किए जाते हैं कि वहाँ की जो संस्कृति है ना उनमें झलकती हो, उनके जीवन के बारे में उनको कुछ बताती हो। तो ये पॉइंट था। ठीक है, इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है स्थानीय प्रसारण सेवा, सामुदायिक रेडियो। भारत में प्रसारण के क्षेत्र में स्थानीय रेडियो स्टेशन की अवधारणा नई है। जिला मुख्यालय स्थित प्रत्येक स्टेशन एक छोटे से क्षेत्र को सेवा करता है।
स्टेशन की कार्यक्रम पद्धति बहुत लचीली रखी गई है ताकि अधिकारी स्तर पर ही स्थानीय समुदायों के हित हेतु समय अनुकूलन निर्णय ले सके। यहाँ से अधिकतर ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते जो स्थानीय लोगों के लिए उपयोगी हो। कृषि, ग्राम विकास एवं स्वास्थ्य अथवा परिवहन कल्याण समृद्ध कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पर भी कुछ कार्यक्रम को चलाया जाता है। वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है जो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक हो, जैसे कि किसी के बारे में, आप अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने परिवार के बारे में, कि मतलब उनका विशेष ध्यान आप कैसे दिया जा सकता है, उनको ध्यान रखना चाहिए, ये सब कार्यक्रम के बारे में वहाँ पर देखने को मिलता है। ये स्टेशन स्थानीय समुदाय का प्रतिनिधित्व होता है जिसके माध्यम से सरकारी तंत्र के साथ तुरंत संपर्क स्थापित कर समस्या का समाधान किया जा सकता है। और ये क्या होता है कि जो स्टेशन होता है सामुदायिक स्थानीय को अकॉर्डिंग भी प्रतिनिधित्व किया जाता है, जहाँ पर अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो सरकारी जो अधिकारी लोग होते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और अपने समस्या का समाधान भी किया जा सकता है। संक्षेप में, स्थानीय रेडियो स्टेशन वहाँ के लोगों पर आत्मीय और सुख दुख का सगी साथी होता है। मतलब कि देखो, उनकी आत्मा से जुड़ जाता है, प्लस जो सुख दुख में, किसी भी प्रॉब्लम में आपकी समस्या के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो आपका अच्छा एक दोस्त होता है। अगर मान लीजिए जैसे कि आपको रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं, आपके साथ के कोई भी फैमिली मेम्बर के कोई भी बच्चा खो जाता है, तो आप कहाँ जाते हैं? जो वहाँ पर रेडियो स्टेशन होता है वहाँ पर, जहाँ पर माइक लगी रहती है, वहाँ पर आप जाते हैं, वहाँ पर अनाउंसमेंट करके आप अपने जो भी है वहाँ को खोज सकते हैं कि यहाँ पर आगे आप उनसे मिले। तो इसी टाइप से कहा जा रहा है कि ये सुख दुख का साथी भी होता है, आपको सहयोग करता है। ठीक है, इसका 4 पॉइंट के अकॉर्डिंग देखिए, जो विज्ञापन प्रसारण सेवा, इसमें क्या आपको क्या बताना है? यहाँ सेवा अपने आप में लोकप्रिय मनोरंजन सेवा है। इसमें फिल्म, संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, लघु नाटक, अतिरिक्त वार्ताएं प्रसारित की जाती है। मतलब ये आपको पता है ये क्या है, ये कौन सी सेवा है कि जो आपको खुशी महसूस कराए, मतलब मनोरंजन सेवा कराए, जिसके द्वारा आप संगीत सुन सकते हैं, नाटक देख सकते हैं, लोकगीत देख सकते हैं। ये सब के बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो जाएगी और आप सुन के आप खुशी महसूस करेंगे। इसके अंतर्गत प्रसारित हवा महल तथा परियोजित कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हुए हैं। परियोजित कार्यक्रम प्राय बाहरी एजेंसी द्वारा बनाए जाते हैं, जो व्यावसायिक कंपनियों द्वारा इन्हें परियोजित किया जाता है। मतलब ये जो कार्यक्रम होता है पैसे के अकॉर्डिंग होता है, पैसे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे बनाया जाता है। आकाशवाणी अपने प्रसारण समय पर एक खंड इन्हें बेच देता था, मतलब अपना एक हिस्सा बेच देता था। अब आकाशवाणी स्वयं ही ऐसे कार्यक्रम का निर्माण कर रहा है जिन्हें व्यावसायिक कंपनियां परियोजित करती है। अब आकाशवाणी क्या किया कि मतलब दूसरों से लेने की बजाय वो खुद ही इस काम को स्वयं ही करने लगा, जिससे ये होता है जो व्यावसायिक कंपनियां होती है अब इनसे इनको लेना पड़ रहा है। तो गाइस, इसके आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट है 5। देखिए, एफएम चैनल। मतलब एफएम के बारे में तो आप सभी को भी पता होगा कि जैसे कि आपको कोई भी काम करते रहते हैं, एफएम चालू करके आप सुनते रहते हैं। देखिए, एफएम चैनल केवल महानगरों में उपलब्ध है। एफएम रेडियो सेट भी बाजार में उपलब्ध है। मतलब एफएम की रेडियो आपको पता ही है कि पुराने ज़माने में ज़्यादातर लोग इसे सुनना पसंद करते थे, एफएम, ठीक है, रेडियो के माध्यम से। एफएम चैनल के कार्यक्रम थोड़े समय में ही लोकप्रिय हो गए। यहाँ से प्रसारित अधिकांश कार्यक्रम युवाओं की रुचि को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। मतलब कि जितने भी युवा होते थे उसको अकॉर्डिंग ही उनको ध्यान में रख के जो भी कार्यक्रम, मतलब जो भी कहानी, जो भी गीत संगीत होते थे उनके ध्यान में रख के ही बनाए जाते हैं। फिल्मी संगीत की प्रधानता होती थी। मतलब फिल्म के अकॉर्डिंग जितने संगीत होते थे उन सब में उसमें मौजूद होता था। संगीत को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। संगीत को महानगरों की मिली जुली मुक्त सही अर्थों में धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक आधुनिक जीवन पद्धति, रहन सहन, वेशभूषा आदि की चर्चा के साथ साथ यौन संबंध को भी कार्यक्रम में शामिल किया जाता था। तो मतलब कि जो महानगर के अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी चीज़ें होती है, खाने से लेके, धर्म से लेके, सांस्कृतिक से लेके, जो वेशभूषा, रहन सहन, कैसे कपड़े पहने, कैसे चीज़ें पहले, कैसे संबंध बनाए, इन सब के बारे में सभी कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं। इन सब के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी दी जाती थी रेडियो के माध्यम से। महानगरों की ट्रैफिक तथा परिवहन की समस्या तथा लोगों के शेयर बाजार की बातें कार्यक्रम का मुख्य अंग बनती है। तो मतलब कि जो महानगर में ट्रैफिक के अकॉर्डिंग जानकारी दी जाए, पर्यावरण के अकॉर्डिंग जो समस्या आती है उनके बारे में, शेयर बाजार के बारे में, जो भी जितने भी कार्यक्रम हैं उन सभी का मुख्य अंग बन चुका है और इन सब के बारे में आपको एफएम पर जानकारी दी जाती है। तो इसका 6 पॉइंट है, देखिए, विदेशी प्रसारण सेवा। आकाशवाणी की ये सेवा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भारतीय दृष्टिकोण को विदेशों में प्रस्तुत करता है। मतलब इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय
और राष्ट्रीय जो सेवाएं होती है, जो भी समस्या होती है ना, उसको अकॉर्डिंग जो भी विदेशों में इसको प्रस्तुत की जाती है भारतीयों द्वारा उनके दृष्टिकोण को। भारतीय चिंता, संस्कृति, परंपरा, जनजीवन तथा यहाँ हो रहे विकास कार्यों में विदेशों, श्रोताओं तथा विदेशों में रह रहे भारतीयों को परिचित कराना यहाँ के प्रसारण का मुख्य उद्देश्य है। मतलब कि जो लोग भारत के लोग जाके विदेशों में बस जाते हैं, तो ये सारी भारतीय लोगों की पहचान होती है कि वहाँ के लोगों को भी वहाँ पर जो भारतीय लोग विदेश में हैं उनको बारे में उनको जानकारी उपलब्ध कराई जाए कि जो भी भारत में चल रहा है वो सब उन्हें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। यहाँ से 24 भाषा, 16 विदेश तथा 8 भारतीय भाषाओं में प्रतिदिन 70 घंटे की अवधि के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। मतलब कि आप कह सकते हैं 24 भाषाओं में जो ये कार्यक्रम आयोजित की जाती है, जिसमें से 16 भाषा विदेशी होती है प्लस 8 भारतीय होती है, और ये 70 घंटे की अवधि के अकॉर्डिंग इसको प्रसारित किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग देखिए, इसके अकॉर्डिंग आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त समाचार का प्रसारण अब टेलीफोन के माध्यम से भी हो रहा है। न्यूज ऑन फोन सेवा हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इन सेवा में आप एक निर्धारित टेलीफोन नंबर डायल कर ताजे समाचार का सार संक्षेप में किसी भी समय सुन सकते हैं। डिजिटल रेडियो आकाशवाणी भारतीय उपग्रहों के माध्यम से हो रहे अपने कार्यक्रम प्रसारित करता है कि लेकिन हाल ही में उसमें रेडियो के माध्यम से अपने कार्यक्रम प्रसारित करना शुरू किया। इन प्रसारणों को देश विदेश में सुना जा सकता है। ये प्रसारण डिजिटल रेडियो सेट पर सुने जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि जैसे कि आपको पहले रेडियो की ज़रूरत महसूस होती थी कोई भी न्यूज़ पे सुनने के लिए, लेकिन अब आपके टेलीफोन के माध्यम से, आप ऑनलाइन माध्यम से कहीं भी किसी भी वक्त डिजिटल मीडिया के अकॉर्डिंग आप कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी समय कोई भी चीज़ सुन सकते हैं। अपने एक नंबर डायल करके, मतलब आप सर्च करके आप कोई भी अपने बारे में जानकारी इकट्ठा करके आप कर सकते हैं इस चीज़ को। और ये जो आप कह सकते हैं जिसका प्रसारण बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, डिजिटल जो रेडियो सेट होते हैं पर उस पर सुना भी जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन था जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। वीडियो को 1 से 2 बार कंप्लीट देखिएगा जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो गाइस देखिए, जो आपका एक क्वेश्चन तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया। अब आपका इसी का सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर में आपको क्या लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। आकाशवाणी पर संगीत के संचलन के संदर्भ में प्रथम निवेशित सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में बी केशवकर द्वारा अपनाई गई नीति का मूल्यांकन कीजिए। तो ये जो मंत्री है इनके द्वारा जो भी नीति अपनाई गई है उसके बारे में आपको बताना है इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको परिचय लिखना होगा। देखिए परिचय में आप क्या लिख सकते हैं। भारत के पहले नियोजित सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में बी केशवकर ने संगीत प्रसारण के संबंध में ऑल इंडिया रेडियो की नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो कह सकते हैं जो ये मंत्री इनके द्वारा ही जो ऑल इंडिया रेडियो है उसकी स्थापना में बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। इसके आगे देखिए, बी केशवकर बालकृष्णा विश्वनाथ केशवकर 1903 से 28 अगस्त 1984 एक भारतीय राजनेता और 1952 से 1962 के बीच में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री थे। तो देख सकते हैं इस सन के अकॉर्डिंग ये क्या थे, राजनेता थे, और इस सन के अकॉर्डिंग ये क्या थे, सूचना, जो आप कह सकते हैं केंद्रीय प्रसारण मंत्री के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अखिल भारतीय रेडियो के माध्यम से शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए याद किए जाते हैं। और ये इनकी अखिल भारतीय जो रेडियो है उसके माध्यम से इनको याद किया जाता है। क्यों? जो शास्त्रीय संगीत है इनके द्वारा इनको बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, कि इसका जो भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति थे, जो ये सबसे लंबे समय तक रहते हैं। ठीक है, सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में सेवा हिंदी फिल्म, संगीत, क्रिकेट, कमेटी और ऑल इंडिया रेडियो पर हारमोनियम पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिम्मेदार थे। तो मतलब आप कह सकते हैं जो ये मंत्री है इनके द्वारा इनकी सारी चीज़ों के बारे में जानी जाती है, उस पर प्रतिबंध लगाने के अकॉर्डिंग इनको जिम्मेदार भी ठहराया गया था। इसके आगे देखिए आपका बी केशवकर द्वारा अपनाई गई नीति का मूल्यांकन, कि जो उन्होंने नीति अपनाई है उसका मूल्यांकन इस टाइप से। तो कुछ पॉइंट है यहाँ देखिए। फर्स्ट पॉइंट है आपका संगीत कार्यक्रम पर केंद्रीकृत नियंत्रण, मतलब कि जो संगीत कार्यक्रम है ना उस पर नियंत्रण रखा जाए। केशवकर ने आकाशवाणी पर संगीत कार्यक्रम पर केंद्रीकृत नियंत्रण स्थापित किया, जिससे सरकार को संगीत प्रसारण की सामग्री पर अधिक नियंत्रण रखने की अनुमति मिली। इस नीति का उद्देश्य संगीत के लिए अधिक सम्मान और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को बढ़ाना देना था। तो मतलब कि जो इस नीति का उद्देश्य क्या था कि जो सरकार को क्या मिला, इस पर नीति पर नियंत्रण रखने की अनुमति मिल चुकी है। प्लस इस नीति का जो उद्देश्य मैंने ये था कि जो सम्मान और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण उसको बढ़ावा देना ही माना जाता है।
इसी का जो सेकंड पॉइंट है, क्षेत्रीय संगीत को बढ़ावा, मतलब कि जो क्षेत्रीय संगीत होते हैं उनको भी बढ़ावा दिया गया इनके द्वारा। केसकर ने क्षेत्रीय संगीत के महत्व को पहचाना और इसे बढ़ावा देने के लिए सारांशित करने के लिए नीति पेश की। मतलब इनको ये महत्व को उन्होंने जाना, समझा और पहचाना। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक नीति पेश की जिसके द्वारा इसको संरक्षित किया जाए प्लस इसको आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने आकाशवाणी को क्षेत्रीय संगीत प्रसारण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब जो भी आकाशवाणी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, जो क्षेत्रीय संगीत है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अपने कैसे प्रयास किया था, प्रोत्साहित किया। और युवा कलाकारों को प्रशिक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय संगीत केंद्रों की स्थापना की। जितने भी युवा होते हैं, कलाकार होते हैं, उनको प्रशिक्षित मतलब शिक्षा देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या किया था, जो क्षेत्रीय संगीत केंद्रों की स्थापना भी की गई थी इनके द्वारा। इसका जो थर्ड पॉइंट है, संगीत सामग्री पर सेंसरशिप। केसकर ने आकाशवाणी पर संगीत सामग्री पर खर्च सेंसरशिप लगाई। उनका मानना था कि राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए संगीत को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इसलिए ऐसी कई सामग्री जो अपमानजनक या राष्ट्रीय हित के खिलाफ मानी जाती थी, अमान्य थी। तो इन्होंने इस पर प्रतिबंध, जो कह सकते हैं आप, सेंसरशिप लगा दी क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये असामान्य मानी जाती थी। तो इसका जो 4 पॉइंट है, संगीत उत्पादन का आधुनिकीकरण। केसकर ने संगीत उत्पादन का आधुनिकीकरण की आवश्यकता को पहचाना और संगीत रिकॉर्डिंग की तकनीकी गुणवत्ता में सुधार के लिए नीति पेश की। तो इन्होंने क्या किया, ये मंत्री ने कि जो इनके बारे में इनकी पहचान की और इनके अकॉर्डिंग जो भी आपके रिकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें मिली थी उन सभी में नीतियों में सुधार करके वो नीतियों को पेश भी किया गया था। उन्होंने आधुनिक उपकरण के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो की स्थापना की। जो आधुनिक उपकरण होते हैं उसके साथ साथ जो रिकॉर्डिंग की, कोई भी चीज़ का रिकॉर्ड किया जाए, उसकी भी स्थापना की स्टूडियो की, जिससे संगीत प्रदर्शन की बेहतर गुणवत्ता वाली रिकॉर्डिंग की अनुमति मिली। मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो आप संगीत को अकॉर्डिंग प्रदर्शन भी कर सकते हो, उनकी गुणवत्ता को अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग की अनुमति उन्हें मिल चुकी है कि आप कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, आपको निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं। केसकर की नीति का आकाशवाणी पर संगीत कार्यक्रम पर मिला जुला प्रभाव पड़ा। मतलब कि जो भी संगीत कार्यक्रम होते हैं उनका क्या, मंत्री का जो मिला जुला प्रभाव देखने को मिला। जबकि संगीत और संगीत सामग्री की सेंसरशिप पर उनके केंद्रीकृत नियंत्रण ने संगीत के लिए एक सम्मान और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में मदद की। तो इनके द्वारा ये हुआ कि नियंत्रण के द्वारा कि जो संगीत में राष्ट्रवादी होती है, दृष्टिकोण होती है, उनको भी बढ़ावा मिला, उनकी मदद की गई। उन्होंने कलात्मक स्वतंत्रता और रचनात्मक को भी सीमित किया। हालांकि क्षेत्रीय संगीत को बढ़ावा देने में और संगीत उत्पादन के आधुनिकीकरण पर उनकी नीति ने आकाशवाणी पर संगीत के दायरे को व्यापक बनाने और रिकॉर्डिंग की तकनीकी गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद की। मतलब कि जो भी उनके रिकॉर्डिंग होते हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने में, सुधार करने में मदद की। प्लस जो भी उनके आकाशवाणी को संगीत के दायरे उनको व्यापक बनाए गए, इनके द्वारा आधुनिकीकरण भी व्यापक हुआ। तो गाइस ये पॉइंट्स है जो कि इसका निष्कर्ष है। तो कम से कम आपको इस टॉपिक को 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ना है, समझना है, जिससे आपको अच्छे से पॉइंट समझ में आ जाए। ठीक है, वीडियो को 1 से 2 बार आपको मतलब देखना ही देखना होता है। तो गाइस यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है कंप्लीट करा चुके हैं हमने। क्वेश्चन 7 भी आपका कंप्लीट करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख भी सकते हैं इसके आगे लिखा है। इससे पहले भी हमने बताया था शुरू में स्टार्टिंग में कि हम 4 क्वेश्चन इस वीडियो में कराएंगे यूनिट 2 के अकॉर्डिंग, जिसमें से आपका क्वेश्चन 9 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, शास्त्रीय और लोकप्रिय संगीत पर बी केशर के विचारों का प्रशिक्षण कीजिए। क्या आपको लगता है कि भारतीय श्रोताओं के बीच रेडियो सिलोन की लोकप्रियता विभिन्न भक्ति की स्थापना के पीछे के प्रमुख कारण थी? 1952 से 1957 तक आकाशवाणी पर शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई प्रमुख नीतियाँ क्या थी? इन उपायों पर कलाकारों, श्रोताओं और राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रिया को भी उजागर करें। 1950 के दशक के दौरान रेडियो पर शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई प्रमुख नीतियाँ क्या थी? श्रोताओं ने इन पर कैसी प्रतिक्रिया दी? तो क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। अब चलिए गाइस आंसर की बात की जाए। तो सबसे पहले आपको परिचय लिखना होगा आंसर के लिए। तो परिचय में आप क्या लिख सकते हैं देखिए, 1950 के दशक में भारत सरकार ने रेडियो पर शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए कई नीतियां अपनाई और जबकि कलाकारों की ओर से कुछ आलोचना हुई, दर्शकों की प्रतिक्रिया आम तौर पर सकारात्मक थी। इन नीतियों ने शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने और व्यापक दर्शकों के लिए इसे और अधिक सुलभ बनाने में मदद की।
तो आप ये कह सकते हैं कि जो 1950 में आपको ये जो भारत में जो भारत सरकार है उनके द्वारा जो रेडियो शास्त्रीय लोकप्रिय बनाने में काफ़ी ज़्यादा जो नीति अपनाई गई थी। लेकिन जो कलाकार लोग होते हैं ना, उन कलाकारों की कुछ लोगों ने आलोचना भी की, लेकिन इसके ज़्यादातर देखा जाए ना जो सकारात्मक परिणाम थे, मतलब आलोचनाएँ कम है जबकि इसके तारीफ़ ज़्यादा है। ठीक है, और इनकी जो नीति को आप कह सकते हैं शास्त्रीय संगीत बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा जो दर्शक लोग होते हैं, जो देखने वाले, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मदद भी की है, मतलब तारीफ़ की है। तो आपको ये परिचय में लिखना है। इसके बाद देखिए आपका 1952 से 1957 की अवधि के दौरान भारत सरकार ने रेडियो पर शास्त्रीय संगीत को बढ़ाने देने के लिए कई नीति अपनाई, कि जो इनके द्वारा जो नीति अपनाई गई थी वो आपके पॉइंट ये आ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है ऑल इंडिया रेडियो का निर्माण। 1952 में सरकार ने कई क्षेत्रीय रेडियो स्टेशनों को मिलाकर ऑल इंडिया रेडियो बनाया। मतलब कि देखो इस सन में 1952 में क्या किया सरकार ने कि मतलब अलग अलग जो क्षेत्रीय स्टेशन होते थे ना उसको सभी को मिला के एक ऑल इंडिया बना दिया, मतलब कि पूरे विश्व का स्टेशन बना चुके हैं। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो बनाने का उद्देश्य शास्त्रीय संगीत कला को व्यापक दर्शकों के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करना था। तो मतलब जो इसकी स्थापना के पीछे का कारण क्या था कि जो कि शास्त्रीय संगीत होते हैं ना, जो संगीतकार लोग होते हैं, अपने दर्शक होते हैं, उनके सामने एक अच्छी तरह से जो कह सकते हैं प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करने का था, मतलब उनको मंच बनाने के लिए मांग की गई थी। सेकेंड पॉइंट है इसका संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुरू। 1953 में आकाशवाणी ने संगीत पर राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया, मतलब इसको शुरू किया गया। ठीक है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। मतलब ये किस लिए शुरू किया गया था कि जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है ना उसको हम बढ़ावा दे सकें। एनपीए में लाइव प्रदर्शन संगीतकारों के साथ, मतलब कि देखो यहाँ पर ये हुआ था कि जो इनको लाइव प्रदर्शन दिखाया जा रहा था राष्ट्रीय कार्यक्रम में, कि जिससे लोग ज़्यादा से संगीत के अकॉर्डिंग आकर्षित हो सकेगा। ठीक है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास और सिद्धांत पर चर्चा की गई, और जो उनके इतिहास के बारे में, उनके सिद्धांत के बारे में भी जो लाइव प्रदर्शन किया गया था उसमें इनकी संगीत के अकॉर्डिंग चर्चा की गई थी। इसका थर्ड पॉइंट है संगीत अभिलेखगृह की स्थापना। सरकार ने शास्त्रीय संगीत को संरक्षित करने के लिए संगीत अभिलेखगृह की स्थापना की। मतलब कि जो शास्त्रीय संगीत है उनको अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, अभिलेखगृह की। ठीक है, अभिलेखगृह के संगीतकारों को पिछले मास्टर के कार्य के अध्ययन करने और सीखने के लिए एक संसाधन भी प्रदान किया गया। मतलब कि इसको अच्छी तरह से आपको सीखने के लिए, समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए आपको कुछ संसाधन भी जो प्रदान किए गए थे इनके द्वारा। 4 पॉइंट है संगीतकारों के साथ सहयोग। सरकार ने शास्त्रीय संगीत की उच्च गुणवत्ता वाली रिकॉर्डिंग बनाने के लिए प्रमुख संगीतकारों के साथ सहयोग किया। मतलब कि आप कह सकते हैं एक अच्छी गुणवत्ता वाली जो आप कह सकते हैं रिकॉर्डिंग बनाया जाए, आपको संगीत के बारे में उनकी जानकारी मिले, उनके लिए सहयोग भी सरकार द्वारा किया गया था। ये रिकॉर्डिंग रेडियो पर चलाई जाती थी जो जनता को बेची जाती थी, और ये कहाँ जो रेडियो पर चलाई जाती थी और ये जनता को बेची भी जाती थी। मतलब कि जो जनता देखना पसंद करता था उसे खरीदता था। इसका 5 पॉइंट देखिए संगीत प्रतियोगिताओं का परिचय। युवा संगीतकारों को शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संगीत प्रतियोगिताओं की शुरुआत की। मतलब कि सभी में कंपटीशन करना शुरू कर दिया कि एक दूसरे के अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको प्रोत्साहित भी मिला। ठीक है, इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को रेडियो और सार्वजनिक संगीत कार्यक्रम में प्रदर्शन करने का अवसर दिया गया, और जो इनमें पार्टिसिपेट करता था, जो जीत जाता था, उनको क्या मिला, उनको काफ़ी सारे अवसर दिए गए कार्यक्रम के अकॉर्डिंग। जो सार्वजनिक संगीत में वो कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करके अपने अवसर प्राप्त किए गए, उनको प्रदर्शन अपना दिखा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आप कह सकते हैं जो इनके द्वारा ये नीति अपनाई गई थी इनके द्वारा। ठीक है, सरकार के द्वारा या आप कह सकते हैं मंत्री के द्वारा। आप देखिए कलाकारों और दर्शकों की प्रतिक्रिया। मतलब कि जो देखने वाले लोग होते हैं, जैसे आप हम हो गए, हम कुछ चीज़ देखते हैं टीवी में, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या प्रतिक्रिया, हमारी क्या राय रहती है कि किस टाइप से वो किया जाए, तो वो आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है कई संगीतकारों ने शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों का स्वागत किया। तो कई लोग क्या थे कि जो इनकी सरकार जो निर्णय ले रही थी उनका स्वागत किया गया। ठीक है, क्योंकि
इससे उन्होंने प्रदर्शन करने और व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के अधिक अवसर प्रदान किए गए। इससे वो प्रदर्शन भी कर सकते थे प्लस व्यापक जो उनके दर्शक हैं वहाँ तक वो पहुंच सकते थे। युवा कलाकार विशेष रूप से संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम से लाभित हुए क्योंकि इससे उनके करियर को लॉन्च करने में मदद मिली। तो सबसे ज़्यादा जो युवा लोग होते हैं जैसे कि जो 25 साल के आसपास के लोग होते हैं, 20 से 25 साल के आप कह सकते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिली कि अपने करियर के बारे में, अपने करियर के लॉन्च कर सकते हैं, उनमें मदद मिली। तो ये सबसे ज़्यादा खुश हुए थे, उनको सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ था। सेकेंड पॉइंट है, कुछ संगीतकारों ने सरकार के दृष्टिकोण की आलोचना की, यहाँ तक देते हुए कि ये शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत अधिक केंद्रित था। तो मतलब कुछ लोगों ने सरकार की दृष्टिकोण की आलोचना भी की क्योंकि कारण इन्होंने ये दिया कि जो ये कह रहे हैं कि संगीत को लोकप्रिय बनाने के जो बहुत सारे अधिक केंद्रित था और इसके पारंपरिक रूपों को संरक्षित करने का प्रयास नहीं था। वे चिंतित थे कि शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने से सरकार के प्रयासों से इनकी शुद्धता और प्रामाणिकता कम हो जाएगी। मतलब उनका ये लग रहा था आलोचना करने का ये कि जो सरकार इनको बढ़ावा देगी तो जो वो अपने अच्छी तरह से जो काम कर रहे हैं उसमें कमी आ सकती है। तो इसका थर्ड पॉइंट है, इन उपायों के लिए दर्शकों की प्रतिक्रिया आमतौर पर सकारात्मक थी। संगीत पर राष्ट्रीय कार्यक्रम श्रोताओं के बीच लोकप्रिय हो गया। तो ये जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, जो श्रोता लोग होते हैं, देखने वाले लोग, उनके बीच में लोकप्रिय हो चुका है, बहुत ज़्यादा इसे पसंद किया जाने लगा। ठीक है, और कई लोगों ने संगीत प्रशासन पाठ्यक्रम के माध्यम से शास्त्रीय संगीत के बारे में अधिक जानने के अवसर की सराहना की। संगीत कार्यक्रम के लाइव प्रदर्शन को अच्छी तरह प्रतिक्रिया मिली। मतलब ये जो लाइव चीज़ें दिखाई जा रही है उसको सबसे ज़्यादा अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी क्योंकि उन्होंने लोगों को संगीत का अनुभव अधिक प्रभावशाली तरीके से कराने की अनुमति दी। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से वो देख सकते थे और समझ सकते थे उनको। फोर्थ पॉइंट है, इन नीतियों का उद्देश्य शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाना और व्यापक दर्शकों के लिए इसे और अधिक सुलभ बनाना था। तो जो ये नीति थी, इनका उद्देश्य क्या था कि मतलब शास्त्रीय संगीत का कि लोकप्रिय बने, लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें और दर्शक इसके अकॉर्डिंग सुलभ हो, मतलब आकर्षित हो। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग के रूप में बढ़ावा और स्थापित किया। और उन्होंने क्या किया, जो शास्त्रीय संगीत है उसको भारतीय संगीत के अकॉर्डिंग उसको देखा गया, उसको स्थापित करने की कोशिश की गई, बढ़ावा दिया गया और उभरते कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान किया गया और इनको जो कलाकार नए नए आते हैं उनको एक मंच भी प्रदान कर दिया गया। तो गाइस इसके बाद जो आपका निष्कर्ष आता है, देखिए निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं। इस अवधि के दौरान सरकार की नीतियों ने शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने और संगीतकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच बनाने में मदद की। तो मतलब क्या हुआ, इनके द्वारा उनको जो सफलता प्राप्त हो चुकी है, उनका मंच का निर्माण हो चुका है। ठीक है, अखिल भारतीय रेडियो संगीत का राष्ट्रीय कार्यक्रम आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो मतलब आज के टाइम में भी देखा जाए जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है इनको बढ़ाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, किसकी, संगीत की और राष्ट्रीय कार्यक्रम की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर फाइनली गाइस कंप्लीट हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा। अब तो गाइस देख सकते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए, शास्त्रीय संगीत और लोकप्रिय संगीत क्या है? शास्त्रीय संगीत और लोकप्रिय संगीत में अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले आपको बताना होगा ये क्या होते हैं या किसे कहते हैं, प्लस इन दोनों में जो भी अंतर है आपको बताना होगा। तो एक एक करके देखते हैं पॉइंट। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत आमतौर पर पश्चिम दुनिया के कला संगीत को संदर्भित करता है। तो ये क्या है, जो पश्चिम दुनिया की जो कला संगीत है ना उसके अकॉर्डिंग ही इसे देखा जाता है, जिसे पश्चिम लोक संगीत या लोकप्रिय संगीत परंपराओं से अलग माना जाता है। तो इसे क्या, पश्चिम देश की जो संगीत होती है, लोकप्रिय संगीत होती है, उनसे अलग इनकी माना जाता है। इसे कभी कभी पश्चिमी संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठा किया जाता है क्योंकि शास्त्रीय संगीत शब्द को गैर पश्चिमी कला संगीत पर भी लागू किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद लोकप्रिय संगीत। लोकप्रिय संगीत संगीत व्यापक अपील वाला संगीत है जिसे आमतौर पर संगीत उद्योग के माध्यम से बड़े दर्शकों तक
वितरित किया जाता है। इन रूपों और शैलियों का आनंद और प्रदर्शन वे लोग कर सकते हैं जिनके पास बहुत कम या कोई संगीत प्रशिक्षण नहीं है। यह कला संगीत और पारंपरिक या लोक संगीत दोनों के विपरीत है। तो देखिए, इस संगीत का जो सबसे बड़े पैमाने पर आप कह सकते हैं दर्शक के अकॉर्डिंग देखा जाता है, और इसका आनंद कौन लोग ले सकते हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में आप कह सकते हैं संगीत के अकॉर्डिंग प्रशिक्षण नहीं होती, वो सब देख सकते हैं। और ये जो पारंपरिक प्लस लोक संगीत दोनों ही के विपरीत होती है, दोनों के उल्टे होते हैं। ठीक है, तो गाइस इसी के आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, शास्त्रीय संगीत और लोकप्रिय संगीत में अंतर और समानता स्पष्ट कीजिए। आपके पेपर में आ सकता है, तो आपको ये पॉइंट लिखना होगा। देखिए क्या है, शास्त्रीय संगीत और लोकप्रिय संगीत एक वृक्ष की दो शाखा है। मतलब कि देखो, दोनों का जो मकसद क्या है, एक ही मकसद है, अपना विकास करना। ठीक है, संगीत के इन दोनों प्रकारों की विकसित दिशाएं स्वतंत्र है और दोनों ही प्रौढ़ संगीत शैलियों के दो विकसित स्वरूप है। मतलब दोनों का जो मकसद है वो दोनों स्वतंत्र और अपना विकास ही करना चाहते हैं उनके स्वरूप के अकॉर्डिंग। शास्त्रीय संगीत की प्रेरणा स्रोत व्यक्ति एवं शास्त्र है, और शास्त्र के नियमों में बंधा हुआ शास्त्रीय संगीत स्वतंत्रपूर्वक विचरने का अधिकारी नहीं है। तो ये कुछ इसके पॉइंट थे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, शास्त्रीय संगीत व्यक्तित्व साधन का प्रतीक है तथा लोक संगीत सामुदायिक साधन का। तो ये व्यक्तित्व का होता है, ये सामुदायिक साधन का अकॉर्डिंग देखा जाता है। ठीक है, और अगर आप बात की जाए तो जो संगीत रचनाएं के बारे में आप इनको प्राप्त कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में, इनकी जो रचनाएं होती है तभी उन पर शास्त्र बनते हैं। पहले रचना होती है, उनमें फिर अनेक वाद विवाद होते हैं, प्रकार उपकरण क्रियाएं प्रतिक्रिया चलती है। मतलब इन टाइप से उनकी चलती है। पहले उसकी रचना कैसे करेंगे, उसके विषय में वाद विवाद, उनके प्रकार के बारे में उनकी पूरी जानकारी देंगे, उसको अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, और इसमें ये भी देखा जाता है कि जो उपकरण होते हैं सरल हो और संक्षिप्त हो, वितरण मतलब अच्छी तरह से उनको जानकारी प्राप्त की जाए। शास्त्रीय संगीत यदि स्वर प्रधान होता है तो लोक संगीत शब्द प्रधान होता है। लोक संगीत का स्वरूप सहज स्वच्छंद एवं लाभित होता है। शास्त्रीय संगीत जटिल एवं होता है, किंतु संगीत तत्वों के आधार पर दोनों में पारस्परिक संबंध की अनुभूति विद्यमान है। मतलब देखो, दोनों के अकॉर्डिंग अलग अलग, लेकिन दोनों में जो संबंध है वो विद्यमान है। ये एक अकॉर्डिंग स्वर के अकॉर्डिंग देखा जाता है, दूसरा शब्द के अकॉर्डिंग देखा जाता है। ठीक है, शास्त्रीय संगीत में कलात्मक है, लोक संगीत की कला में स्वयं गहनता है। दोनों की पारस्परिकता के मुकाम है, क्योंकि दोनों की संगीतिक विशेषता का अपना महत्व है। अभाव के आधार पर पाया गया है कि छत्तीसगढ़ पंडवानी के लोक पक्ष की प्रधान हो, किंतु कला पक्ष शास्त्र आधारित पाया जाता है। तो देखो, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि दोनों अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, दोनों की अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन अगर एक दूसरे के अकॉर्डिंग अभाव भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो गाइस ये कुछ इसके पॉइंट थे जो हमने आपको करा दिया इस वीडियो में। एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट आपको यूनिट जो सेकंड है पूरा कंप्लीट करा दिया। 4 क्वेश्चन कराए, 4 में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में यूनिट सेकंड के अकॉर्डिंग देखने को जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसी के बाद आपका जो यूनिट सेकंड के अकॉर्डिंग कोई सा क्वेश्चन नहीं बनेगा। यही क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको करा दिया। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। प्लस अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेस करना है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ओनली आपको 50 रुपये में इस पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस कह सकते हैं आप, क्लासेस जो 5 आएगी उसमें हम आपको यूनिट सेकंड के अकॉर्डिंग के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको करा देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, तो अपलोड कर देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।